Yes, so let's start with solving of previous year question of SP पेपर जो कि 2022 में आया था। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी बातें तो जस्ट लाइक ओसीएम ही रहेगा। ओसीएम का ऑलरेडी मैंने 3 साल के पेपर जो है वो सॉल्व करके ये यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है। प्लीज डू वॉच अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जहां पे मैं आपको 3 ईयर के पेपर दैट इज 2022, 23 एंड 24 के एसपी के पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो ये फर्स्ट वीडियो है जहां पे मैं एसपी का आपको सॉल्विंग कराने वाली। तो बहुत सारी बातें रहेंगी डिस्कशन के लिए, बस थोड़ी बेसिक बातें तो ओसीएम जैसा ही रहेगा क्योंकि बीइंग दोनों थ्योरी सब्जेक्ट है। तो प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो दोनों सिमिलर रहेंगे। हाँ, लेकिन बीइंग सब्जेक्ट अलग है तो क्या क्या बातें हमें थोड़ी अलग से ध्यान रखनी है, वो सारी चीजें हम इधर डिस्कस कर लेंगे। बट यस, कुछ बातें जो ये वीडियोस देखने से पहले आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली बात कि आपका पेपर पैटर्न जो है वो आपको पता होना चाहिए। आपके एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है वो कैसा रहता है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है या अभी तक आपको नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दिए हैं। एक मेरा डिस्कशन है पेपर पैटर्न का, एक सारंग सर का पेपर पैटर्न का डिस्कशन है। तो आप दोनों वीडियो को रेफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि आपका 60 to 80% जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो 60 to 80% ऑफ सिलेबस आपका कवर हो चुका है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस ही पता नहीं रहेगा तो आप ये सॉल्विंग कैसे कर पाओगे। तो अगर आपने अभी तक आपको सिलेबस भी नहीं पता, अभी तक आपका कुछ पढ़ के नहीं हुआ, तो ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। मैं जो है वो बोल रही हूँ, अगर आप ये वीडियो को बंद भी कर देते हो तो भी मुझे चलेगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले आप अपने 80% 60% ऑफ सिलेबस कवर कर लो एंड देन देखो कि आपको कितना आ रहा है। बट कितना आ रहा है वो भी देखने से पहले एक और चीज आपको मेरे लिए करना है कि ये जो 2022 का जो पेपर है आपको खुद सॉल्व करके देखना है एंड देन ये वीडियो आपको देखना है आंसर के लिए या प्रेजेंटेशन, जो भी मैं इसमें आपको सारी बातें बोलने वाली हूँ। क्योंकि क्या होता है, आप डायरेक्ट मेरा आंसर देख लोगे, डायरेक्ट ये सारी बातें आप देख लोगे, लेकिन क्या उससे क्या आपने अपनी गलतियां सुधारी क्या? नहीं। तो अगर आप गलतियों से अपने सीखते हो तो मेरा ऐसा हर वक्त मानना होता है कि ये आपको लॉन्ग टर्म में ध्यान रहता है। ये मैंने कई बार बोला है बच्चों को कि आप गलतियां करो, आप मिस्टेक करो, ताकि वही मिस्टेक से आप सीखो फ्यूचर में और वो मिस्टेक आपका दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए जब आप एक्चुअली अपना बोर्ड पेपर दे रहे हो। ठीक है, तो डू डाउनलोड। कहाँ से आपको मिलेगा ये पेपर पैटर्न? मैं सिंपल सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उधर फ्री स्टडी मटेरियल में आपको प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, 3 ईयर के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो डाउनलोड करो, खुद सॉल्व करो, आंसर लिखो एंड देन मेरा ये वीडियो रेफर करना। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ये वीडियो देखने से पहले करना है। नाउ कमिंग टू आर एसपी पेपर, तो सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या हमको 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था और क्यों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। क्योंकि हमको एक स्ट्रक्चर पता चलता है, हमको एक वे मतलब जो प्रेजेंटेशन का है वो हमको ऑलरेडी नोन रहता है। जब हम नोन चीजें दोबारा करते हैं, रिपीटेटिव बेसिस पे करते हैं, तो ओसीएम का तो एक कंसेप्ट पढ़ा ही होगा, हमारे अंदर स्पेशलाइजेशन आता है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी आती है। तो ठीक है, तो इसी कंसेप्ट के साथ विल स्टार्ट विद आवर सॉल्विंग ऑफ एसपी पेपर ऑफ 2022। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो, जैसे आपको पता है, आपको 20 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और ये 20 मार्क्स पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है। एंड सही में बोलूं, ये 20 मार्क्स को ग्रैब करना, स्कोर करना इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आपको थोड़ा भी एसपी आपने पढ़ा होगा। तो आप खुद देख सकते हो या देखने से पहले आपने सॉल्व भी किया होगा। तो सबसे पहला इधर ए वाला पार्ट जो है, उन्होंने क्या बोला है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और रीराइट दी सेंटेंस करना है। तो ये ध्यान रखना, आपको ये पूरा जो सेंटेंस है वो रीराइट करना है, फिर से लिखना है। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो फिक्स कैपिटल है, तो रीराइट करके आप आंसर लिख दोगे। ओके, अब मैं इधर बहुत कम सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू जाऊंगी, इधर मैं पेपर प्रेजेंटेशन ज्यादा जाऊंगी, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन
डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। अगर आपको ये देखना है तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपको चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया है, ठीक है। तो डैश रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिक्स असेट, मतलब फिक्स कैपिटल को ही हम यूज करते हैं फॉर परचेजिंग फिक्स असेट, इसीलिए उन्होंने वैसा बोला हुआ है। नाउ तो होल्डर ऑफ बॉन्ड अपने लिए क्या रहता है, तो क्रेडिटर रहता है। एंड देन इधर कौन प्रोटेक्ट करता है डिबेंचर के इंटरेस्ट को, तो आपको पता है चैप्टर नंबर 4 से डिबेंचर ट्रस्टी प्रोटेक्ट करता है। एंड डिविडेंड कौन रिकमेंड करता है, तो वी नो चैप्टर नंबर 10 के अकॉर्डिंग हमको पता है कि डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एंड मनी मार्केट किस चीज का मार्केट है, शॉर्ट टर्म लोन, मतलब शॉर्ट टर्म जो फंड्स होते हैं उस चीज का मार्केट है। तो ये 5 मार्क्स आपको मिल गए, इधर इजी लगा, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था। नाउ राइट अ वर्ड टर्म फेज विच कैन सब्स्टिट्यूट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। बी पार्ट 5 मार्क्स के लिए अगेन, और आपको एक वर्ड लिखना है जो इस सेंटेंस से आपको मालूम गिरता है। तो उन्होंने बोला है जो शेयर सर्टिफिकेट पे वैल्यू लिखी जाती है शेयर की, उसको हम क्या बोलते हैं, तो अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर जो आपने 2 में पढ़ा हुआ है उधर हमको पता चलता है कि वो फेस वैल्यू है। एंड देन चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा था बुक बिल्डिंग मेथड में कि हाईएस्ट बिड प्राइस बुक बिल्डिंग मेथड में हम उसको क्या बोलते हैं, या तो कैप प्राइस बोलते हैं या तो सीलिंग प्राइस बोलते हैं। नाउ चैप्टर नंबर 5 में डिपॉजिट के, जहां पे कौन 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है फ्रॉम पब्लिक, इट इज गवर्नमेंट कंपनी एंड द शेयर होल्डर हु गेट डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट। इससे इजी क्वेश्चन क्या रहेगा, इक्विटी शेयर्स, ठीक है। नाउ द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया टू बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, तो आपको पता है सबसे ओल्डेस्ट जो अपना इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज है वो है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो सिंपल, ये भी 5 मार्क्स हमें मिल गए। तो आपको मतलब वो वर्ड लिख देना, प्रेजेंटेशन कैसे करना है आपको, ये बी लिखना है एंड देन उसके नीचे जो सब क्वेश्चंस है वो भी लिखना है, और उसके आगे आप ये जो फेज है, टर्म है, वो लिख देना, ठीक है। नाउ अब सी इज ट्रू एंड फॉल्स। तो फिक्स असेट इज ऑल्सो रेफर्स टू सर्कुलेटिंग कैपिटल, आई थिंक सो ये फॉल्स है। सर्कुलेटिंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल होता है, ना कि फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल तो वर्क परमानेंट कैपिटल होता है ना। जो स्वेट इक्विटी है वो किसको ऑफर किया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने डायरेक्टर या एम्प्लॉइज को इशू किया जाता है, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। देन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डिपेंड ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, डज नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट, यस, तो ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मैंने अभी फ्लो में क्या पढ़ लिया था, डिपेंड ऑन द, तो और मैं फॉल्स करने वाली थी, बट नहीं, इधर डज नॉट डिपेंड है, तो मतलब ही ये स्टेटमेंट जो ट्रू है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रहता है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, ये ऑब्लिगेशंस की तरह रहता है, ये कंपल्सरी पेमेंट की तरह रहता है। आपका चाहे लॉस ही क्यों ना हो कंपनी में, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नाउ एक फंड क्रिएट होता है जब डिविडेंड आप नहीं पे कर पाते हो किसी रीजन की वजह से, तो वो कौन क्रिएट करता है, गवर्नमेंट का ये रहता है या कंपनी का ये रहता है, तो जो IEPF है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, वो कंपनी नहीं क्रिएट करती, ये गवर्नमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो कहां से आप ये रेफर कर सकते हो, चैप्टर नंबर 10 में से। नाउ लास्ट वन, अ स्टॉक एक्सचेंज इज अ रिलायबल बैरोमीटर टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। तो ये चैप्टर नंबर 12 का पार्ट है, जहां पे यस इन्होंने फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में दिया हुआ था कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, एक रिलायबल बैरोमीटर रहता है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है, जो इकोनॉमिक को मेजर करता है कि कितना अच्छा चल रहा है और कितना बुरा चल रहा है, ठीक है। नाउ D1 इज आपको करेक्ट ऑप्शन ब्रैकेट में से चूज करना और इसके सामने लिखना है। मैं सजेस्ट करूंगी कि ग्रुप ए ग्रुप बी पूरा का पूरा आप लिख देना, और अंडरलाइन, जहां पे अंडरलाइन किया हुआ है वहां पे आपका आंसर होना चाहिए। मैंने थोड़ा शॉर्टकट यूज किया, बट दिस शॉर्टकट विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन बोर्ड एग्जाम, ठीक है। सो सिक्योर्ड डिबेंचर्स किस चीज के लिए है, चार्ज ऑन असेट रहता है उसको। अक्यूमुलेटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो इट इज रिटेन्ड अर्निंग। डिपोजिटर देखोगे तो इट इज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। एंड फाइनल डिविडेंड देखोगे तो एट एनुअल जनरल मीटिंग वो डिसाइड होता है। एंड कैपिटल मार्केट देखोगे तो इट इज द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स। तो बहुत इजी है यार, इधर इतना कुछ डिफिकल्टी लेवल नहीं आता है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यस क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने ओसीएम में ऑलरेडी आपके साथ बहुत सारी बातें बोली थी, इधर भी मैं वो चीज डिस्कस कर देती हूँ जिसका ओसीएम नहीं रहेगा। तो देखो ये आता है 8 मार्क्स के लिए टोटल आपको 6 दिए जाते हैं और उसमें से कोई भी 4 आपको करना रहता है, और ये फिक्स पेपर पैटर्न है, ऐसा नहीं है आपको एग्जाम में कुछ और आएगा, ऐसा मतलब कुछ और पेपर पैटर्न, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिक्स रहता है, 6 पूछे जाते हैं और उसमें से आपको 4 करने रहते हैं। तो देखो आप कोई सा भी चूज कर सकते हो, लेकिन इधर जो आपका दिमाग है वो काम करना चाहिए कि आपको सबसे अच्छा कहाँ पे लिखना आएगा, ठीक है। तो आप सिर्फ फर्स्ट 4 लिख दिया, काम खत्म कर दिया, ऐसे नहीं। सबसे पहले आप गो थ्रू करो कि आपको सबसे ज्यादा किसमें लिखते आएगा, कंटेंट कहाँ पे आपको ज्यादा आएगा। तो देखो अगर आप देख सकते हो तो मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो आई विल राइट ओन्ड कैपिटल वाला पॉइंट, वर्किंग कैपिटल वाला पॉइंट, क्योंकि उधर कंटेंट में ज्यादा लिख सकती हूँ। देन फाइनेंशियल मार्केट, यस, एंड फाइनल डिविडेंड के ऊपर भी लिख सकती हूँ। किसी और स्टूडेंट का कोई और पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन इधर जो कंटेंट है देखो इधर 2 मार्क्स के लिए ईच क्वेश्चन है, मतलब अगर आप फाइनेंशियल मार्केट लिखोगे तो ये 2 मार्क्स के लिए। नाउ 2 मार्क्स के लिए आपको कितना लिखना है, तो आई सजेस्ट कि आपको इधर 2 to 3 पॉइंट्स लिखना है, ओके। तो आपको फुल मार्क्स मिलने की गारंटी होता है, और आपका जो आंसर रहना चाहिए वो पॉइंट्स में ही रहना चाहिए। अब पैराग्राफ में मत लिखना, क्योंकि प्रेजेंटेशन अगर आप देखोगे तो पॉइंटर्स का प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा लगता है। तो फाइनेंशियल मार्केट का एक आप लिख सकते हो कि इधर 2 मार्केट होते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, एंड ये क्या करते हैं उसका मीनिंग लिख सकते हो, एंड बहुत सारी चीजें हैं यार उसमें, फीचर्स वगैरह भी है, कुछ कुछ चीजें ऐड करके आप 2 to 3 पॉइंट्स आराम से लिख सकते हो। देन वैसे ही फाइनल डिविडेंड, ओन कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल को आप एंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन इसमें आपको एक ध्यान रखना है बात कि ना अब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्टिव आया रहता है, आपके पास बहुत टाइम होता है इसके बाद, तो बच्चे फ्लो में क्या करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। और एसपी में तो ऐसे बहुत बार होता है गाइस कि आपका पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाता। तो सबसे इससे दुख वाली बात तो मैं कभी किसी को बोलती नहीं हूँ कि आपको आते हुए भी आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए, मतलब ही क्या ही, मतलब मैं क्या बोलूं, मैं बच्चों को बहुत डांटती हूँ इस चीज के लिए। तो ना ये क्या हो जाता है, टाइमिंग मैनेजमेंट जो है वो आपका पूरा का पूरा इधर खेल डिसाइड करता है। तो आपको इधर ये अपना दिमाग एकदम थोड़ा कंट्रोल में रखना है। आई नो आपको ये बहुत अच्छी तरह से आता है, लेकिन मैक्सिमम आपको ये कितना मार्क्स देने वाला है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स देने वाला है। तो आप उधर पैरा 1 पेज लिख दिया, 2 पेज लिख दिया, फ्लो में कुछ नहीं होने वाला, आपको 2 ही मार्क्स मिलने वाले। तो कंट्रोल योरसेल्फ, टाइम को देखो कितना है और टाइम को बचाओ, उधर जितना जल्दी हो सकता है इसको भी खत्म करके आगे के क्वेश्चन में जाओ। ना क्वेश्चन नंबर 3 माय फेवरेट क्वेश्चन रहता है ये, क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो रहता है और जो अपना जस्टिफिकेशन वाला जो क्वेश्चन नंबर रहता है, क्वेश्चन नंबर 6, ये ना एक्चुअली रट्टा मार स्टूडेंट वालों के लिए नहीं रहता, क्योंकि ये जो होता, ये दोनों जो क्वेश्चंस आते हैं ये पूरा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने एसपी को, ओसीएम को समझ के पढ़ा है तभी आपको ये क्वेश्चन आएगा। हाँ ये बात है यार कि सारा जो आपका पेपर आता है वो आपके टेक्स्ट बुक में से ही आता है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं आप कितना अच्छा लिख पाते हो ये आपकी स्टडी एबिलिटी डिसाइड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ऑब्जर्व किया है, थोड़ा बहुत बुक का ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएगा, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके रिलीज होते हैं उसमें से आ सकते हैं। तो जरूरी नहीं है टेक्स्ट बुक से ही आए, तो ये आपको सारा चीज अच्छे से करना है। हाँ कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम हमको नहीं आ रहा है, हमको अभी तक कंसेप्ट नहीं पता है एंड पॉइंट पे, तो हम क्या करें। तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि आपके जो टेक्स्ट बुक के सारे बैक क्वेश्चंस है वो अच्छे से करके चले जाओ। तो ये भी एक अच्छा खासा तरीका है, और इजिली अगर वो आपने अच्छी तरह से किया तो आप इजिली 80% तो आराम से कर सकते हो, तो ला सकते हो ना। देखो इधर जो क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा था कि एक कंपनी ने एफपीओ रिलीज किया है, ओवर सब्सक्राइब हो गया था ना, तो उन्होंने पूछा है कि क्या जो वो कंपनी है वो लिस्टेड कंपनी है। ऑफ कोर्स फर्दर पब्लिक ऑफरिंग जो करती है, एफपीओ जो करती है वो लिस्टेड रहती है। अगर वो आईपीओ कर रही होती है तो वो लिस्टेड कंपनी नहीं रहती है ना,
क्योंकि वो आईपीओ कर रही है मतलब वो फर्स्ट टाइम ऑफरिंग कर रही है, मतलब वो लिस्टेड होने वाली है। तो ये एफपीओ कर रही है मतलब ये एक लिस्टेड कंपनी है। Now, how should company inform the applicant to whom the company is allotting shares? तो आपको पता है ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, जहां पे हमको पता है प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के पॉइंटर्स में हमको दिया गया है कि कंपनी सेक्रेटरी आफ्टर टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जब जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलॉटमेंट डिसाइड करते हैं तो उनके कंपनी सेक्रेटरी के पास लिस्ट आ जाता है, अलॉटमेंट लिस्ट आ जाता है, जहां से वो उन सारे शेयर होल्डर को एक लेटर सेंड करती है जिसका नाम है लेटर ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट सेंड करके वो उन्हें इन्फॉर्म करती है कि आपको अलॉटमेंट मिल चुका है, या अगर कंपनी जो है वो लिस्टेड कंपनी है, मतलब डीमैट फॉर्म में, लिस्टेड नहीं, डीमैट फॉर्म में शेयर इशू कर रही है, तो उनको कंपल्सरी अपने डिपोजिटरी को इन्फॉर्म करना रहता है, और डिपोजिटरी इन टर्न उन्हें मतलब उनके डीपी को इन्फॉर्म करता है और डीपी इन्वेस्टर को इन्फॉर्म करता है। तो इधर मैंने आंसर लिखा हुआ है कि बाय सेंडिंग लेटर ऑफ अलॉटमेंट और बाय इन्फॉर्मिंग टू डिपोजिटरी इफ द शेयर्स आर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो आपको देखो पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। इधर जैसे इज गोल्ड कंपनी अ लिस्टेड कंपनी, सो यस अ गोल्ड लिमिटेड कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी, आपको ऐसे आंसर करना है। फिर हाउ शुड कंपनी इन्फॉर्म? So the company should inform the applicant whom the company is allotting shares by sending letter of allotment or by informing to depository if the shares are in electronic form। तो complete sentence लिखना, आधे अधूरे sentence उधर लिख के नहीं आने। Now उन्होंने टाइम पीरियड पूछा है कि शेयर सर्टिफिकेट कितने दिन में इनको इशू करना पड़ेगा। तो वी नो अगर कंपनी एफपीओ आईपीओ करती है तो पब्लिक इशू करती है इन शॉर्ट, तो 2 मंथ में शेयर सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो ये था अपना। नाउ जीसीसी का एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये किस पे है? डिबेंचर के चैप्टर में से है, जहां पे उन्होंने 10 करोड़ इशू किया है, और वो आपको पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि डिबेंचर का मैक्सिमम टेन्योर क्या होता है। तो ये हमें पता है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 मैक्सिमम टेन्योर किसी भी डिबेंचर का 10 ईयर हो सकता है। हाँ, कुछ डिफरेंट टाइप की कंपनी जैसे एनबीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो है वो 30 इयर्स तक मैक्सिमम टेन्योर का डिबेंचर इशू कर सकती है। तो आप वो भी लिख सकते हो, 30 ईयर वाला जो दूसरी कंपनी है वो मैक्सिमम 30 ईयर तक कर सकती है, बट नॉर्मली 10 ईयर तक होता है। तो इज प्रपोज्ड इशू विद इन द बोरोइंग पावर ऑफ द बोर्ड। तो इधर देखो लिखा हुआ है कि 10 करोड़ था इशू करने का प्लान, बट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनके पास अथॉरिटी सिर्फ 5 करोड़ की ही थी। तो नो, 10 crore is not within the borrowing power of the board because it is more than 5 crore। ओके, आप ऐसे आंसर लिख सकते हो। एंड देन सेम जैसा आपको इधर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर कंपनी इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट, तो इट इज 6 मंथ फ्रॉम द अलॉटमेंट। इधर 6 मंथ है और शेयर सर्टिफिकेट के लिए 2 मंथ है, याद रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ये आया है आपको चैप्टर नंबर डिपोजिटरी वाला, डिपोजिटरी सिस्टम। ठीक है, सो मिस्टर एस hold 50 equity share of peculiar company limited in demat form. The company has issued bonus share in ratio 1:1। Now जो इसके पास शेयर होल्डिंग था वो डीमैट फॉर्म में था, जो बोनस शेयर जाएगा वो भी कौन से फॉर्म में जाएगा? डीमैट फॉर्म में जाएगा। ओके, नाउ हु इज एंटाइटल्ड टू बोनस शेयर, मिस्टर एस और डिपोजिटरी। तो डिपोजिटरी के पास डीमैट फॉर्म में अकाउंट रहता है, बट एक्चुअली उसका जो ओनरशिप रहता है वो किसके पास रहता है? इन्वेस्टर के पास रहता है ओनरशिप, जो बेनिफिशियरी ओनर जिसको बोलते हैं। तो मिस्टर एस इज एंटाइटल्ड टू बोनस शेयर एंड नॉट डिपोजिटरी। नाउ विल होल्डिंग शेयर इन डीमैट फॉर्म रिजल्ट इन क्विक ट्रांसफर ऑफ शेयर्स? तो यस, डीमैट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर इसलिए होल्ड किया जाता है, डीमैट फॉर्म में शेयर इसलिए होल्ड किया जाता है ताकि ये जो डिले इन सारी चीजें प्रोसीजर है वो एलिमिनेट हो सके इस पूरे सिस्टम से। सो यस, होल्डिंग ऑफ शेयर इन डीमैट फॉर्म रिजल्ट इन क्विक ट्रांसफर ऑफ शेयर। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। नाउ आपका आधा नहीं बोल सकती, 40% ऑफ पेपर जो है वो कंप्लीट हो चुका है।
नाउ अब आ जाता है थेरोटिकल क्वेश्चन, जहां पे आपको बहुत सारी राइटिंग करनी पड़ेगी। तो इधर तक जो था, अगर मैं आपको फ्रैंकली बोलूं तो इधर तक तो आप बिल्कुल भी नहीं थके होने चाहिए, आप अभी तक फ्रेश होने चाहिए, क्योंकि अभी तक आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे थोड़े इजी इजी क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। तो आपका जो अभी तक मैं बोलूं, आपके पास 2 घंटे हाथ में आराम से होने चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 करने के बाद। ठीक है, तो ऐसे आपको पेपर करना है कि क्वेश्चन नंबर 4 पे जब आप आओगे तो आपके हाथ में 2 घंटे एक्सक्लूसिवली क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7, 8 के लिए आपके पास होने चाहिए। नाउ अब ये डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है वो आपको टोटल 12 मार्क्स के लिए आता है। कोई भी 3 करना है, मतलब 4 मार्क्स के लिए आपको ईच क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 4 मार्क्स के लिए आपको कितने पॉइंटर्स लिखना है? तो आपको लिखने हैं 4 मार्क्स के लिए 5 to 6 पॉइंट। ठीक है, तो मेनली जो एक्सपेक्टेशंस रहती हैं वो जनरली 5 ही रखो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप 6 पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तो फेंकना नहीं है, अगर नहीं आता है तो फेंकना नहीं है, चुपचाप 5 पॉइंट लिख के आने। हाँ, 4 पॉइंट से भी लिखने से मार्क्स मिलेंगे क्या? मिलेंगे, लेकिन वो 4 पॉइंट जो है वो एकदम करेक्ट होने चाहिए। मैं 5 पॉइंट क्यों बोलती हूँ बच्चों को, कि बाय चांस थोड़ा अगर एग्जामिनर को 3rd पॉइंट थोड़ा इधर उधर लगा, थोड़ा सेटिस्फैक्शन नहीं मिला ओवरऑल, तो वो 5th पॉइंट को देख के ना बोलता है हाँ इसने लिखा है, एक एडिशनल पॉइंट लिखा है, तो वो फुल मार्क्स दे देता है। ठीक है, तो वो चांसेस को कम करने के लिए मैं हमेशा मार्क्स से थोड़ा 1 पॉइंट ज्यादा लिखने को बोलती हूँ। ओके, तो राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स में आपको डिफरेंस लिखना है, जो आपके चैप्टर नंबर 3 में दिया हुआ है। तो आप डिफरेंस बिटवीन तो इजिली उधर से रेफर कर सकते हो। पॉइंट्स लिखने हैं आपको, जैसे मीनिंग है, जो भी उधर आपके पॉइंट्स में दिए हुए हैं ना, वो लिखने हैं, क्योंकि उस पे भी मार्क्स रहता है एचएससी में खासकर। नाउ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, इससे इजी क्या पूछ सकते हैं यार, आपको चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, चैप्टर नंबर 3 का ये क्वेश्चन है। एंड प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, सो ये चैप्टर नंबर आई थिंक सो 11, यस, चैप्टर नंबर 11, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो आई थिंक सो डिफरेंस डिस्टिंग्विश बिटवीन में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ऐसा लगे कि नहीं आ सकता है। ओके, अगर आप पढ़ के गए हो तो कंडीशन टू बी अप्लाइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन ब्रीफ, कोई 3 में से कोई भी 2 करने हैं, मतलब ईच क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क्स। नाउ सबसे पहले उन्होंने पूछा प्रोविजन फॉर राइट इशू, तो जहां तक हमको पता है ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। देखो, अगर आप नोटिस कर रहे हो ना, तो चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 2 एसपी का एकदम फोकस चैप्टर है। तो ये चैप्टर आपको एकदम अच्छे से करना है। चैप्टर नंबर 2 सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड चैप्टर नंबर 3, इस जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे गए हैं, तो वो अच्छे से आपको करना है। ओके, सो प्रोविजन ऑफ राइट इशू को आप डिस्कस करके क्या होता है उसके 4 प्रोविजन लिख सकते हो। देखो, अभी इधर 4 फैक्टर इन्होंने अभी आपको स्पेसिफाई किया है, बट मैं आपको हमेशा क्या बोलती हूँ, 5 पॉइंट्स लिखने हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन में। ना जब आपको एग्जामिनर 4 पॉइंट लिखने के लिए बोल रहा है, तो होशियारी करके, है ना, प्रीति मैम ने बोला है करके उधर 5 पॉइंट मत लिख के आना, उनको इरिटेट करके मत इरिटेट मत करना उनको। सीधा सीधा आप कितने फैक्टर्स लिखोगे इधर, 4 फैक्टर्स लिखोगे। और ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, बोनस क्वेश्चन है आप बोल सकते हो। नाउ एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी 4 एडवांटेजेस ऑफ डिपोजिटरी सिस्टम, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, सो ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 जस्टिफिकेशन के ऊपर है। जैसे मैंने बोला, जस्टिफिकेशन आपको तभी आएगा जब आपने एसपी जो है वो अच्छी तरह से कर रखा है। अगर स्टिल आपका नहीं हुआ है तो मैंने हर एक चैप्टर पे एक एक वीडियो डाला हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अभी भी मौका है, अभी कुछ अक्टूबर का मंथ चालू है, तो आप थोड़ा सिंसियर हो जाओ, हर एक चैप्टर आप गो थ्रू कर लो। मैंने यूट्यूब पे डिस्कस किया हुआ है, तो एक बार हमें जब सारी चीजें समझ में आ जाती हैं तो वो बहुत इजीली अंडरस्टैंडिंग के वजह से हमको इंटरेस्ट भी आता है, और इंटरेस्ट जब जनरेट होता है तो पढ़ाई करने में ऑटोमेटिकली मजा आता है।
तो डू वॉच दैट वीडियोज, बहुत अच्छे वीडियोज हैं, आपको पसंद आएंगे, आपको एसपी समझने लगेगा, और जब समझने लगेगा तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें आने लगेगी और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे मेरे खुद के पास स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि एसपी में इंटरेस्ट हमारा जब आपसे पढ़ा तब हमको आने लग गया। ठीक है, तो पढ़ो यार, मैंने बहुत ही मन लगा के आपको पढ़ाया है। तो मेरा सिर्फ एक ही मोटो है कि आपके जो है 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स अगर मैं लेके आ जाऊं तो आप मुझे हमेशा प्रेस करोगे, हमेशा मुझे याद रखोगे अपने लाइफ में। तो यही मेरा मोटो है। ठीक है, ये यूट्यूब वगैरह ये सारी चीजें तो ठीक है सेकेंडरी ही होती है, लेकिन यस मैंने किसी की लाइफ बनाई, ये मेरा एक मोटो होता है। तो आपका क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ओके, सो जैसे मैंने बोला कि ये थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, एंड तभी आपको आएगा इसके आंसर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर जो 7 है एसपी का, एकदम स्कोरिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है आपका लेटर राइटिंग पे है। लेटर राइटिंग आपके कौन से चैप्टर है मुझे बोलो? 6, 7, 8, कॉरेस्पॉन्डेंस टू मेंबर, डिबेंचर्स होल्डर एंड डिपोजिटर्स। तो बहुत ही इजी चैप्टर्स है, उसके भी वीडियोस देख लो और समझ लो एक बार फॉर्मेट आपको आ गया, एक बार आपको समझ में आ गया कि लेटर किस चीज के ऊपर है, तो ऑटोमेटिकली आपको ये जो 10 मार्क्स है वो ग्रैब करने में कुछ लगेगा ही नहीं। एंड ये आपको बहुत ऐसा लग रहा होगा मैम आप तो सबको इजी बोल रहे हो, एंड सीरियसली मेरी नजरों से देखोगे या जब आप पढ़ के देखोगे ना तो सीरियसली ये बहुत इजी है। अरे टफनेस लेवल किसको बोलते हैं वो सीए में जाके देखना। ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो पढ़ाई करो, समझो एंड क्लियर कर जाओ। 80 मार्क्स का पेपर है यार, आपको मेरे हिसाब से 75 तो ऐसे ही आ जाने चाहिए जिस लेवल का कंटेंट आप इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ोगे। ओके, तो 3 लेटर है, उसमें से 2 लेटर आपको करने हैं और आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन एंड द बोनस क्वेश्चन ऑफ दी एसपी इज ऑफ 8 मार्क्स, और वो है 2 क्वेश्चन आता है, एक करना है उसमें से, और कंपल्सरी एक क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 2 में से तो आता ही है। तो जो चैप्टर नंबर 2 का जो पीछे का क्वेश्चन है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 8 देखना, वो सारे क्वेश्चन अच्छे से करके चले जाना। अगर आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है चैप्टर नंबर 2, या आपका बहुत टाइम जा चुका है ऑलरेडी, तो आप ऐसा कर सकते हो कि चैप्टर नंबर 2 का जो टेक्स्ट बुक के पीछे वाले क्वेश्चन है उसको अच्छे से करके जाओ। व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर इट्स फीचर, व्हाट इज शेयर इट्स फीचर, व्हाट इज डिबेंचर इट्स फीचर, व्हाट आर टाइप्स ऑफ डिबेंचर, व्हाट आर टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वही सारे 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको पूछने वाले हैं। ठीक है, 1 of the 2। तो अगर आप वो कर लेते हो, बाकी जो दूसरा क्वेश्चन है उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दूसरा अगर आप देखो तो प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स, एंड ये तो बच्चे ज्यादातर स्किप ही करते हैं क्योंकि जो वो प्रोसीजर है बहुत अच्छा खासा लंबा है। तो ठीक है, अगर आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चैप्टर नंबर 2 तो अपना है ही है यार, उसमें से अपने को 8 मार्क्स मिल जाएगा। तो कंपल्सरी आपको चैप्टर नंबर 2 इस 8 मार्क्स के लिए पक्का करना है, फोकस में रखना है चैप्टर नंबर 2। जैसे मैंने पहले भी बोला, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 से आने ही वाला है, ये मान के चलो। तो ये होता है हमारा एसपी का जो 2022 का पेपर का डिस्कशन है, खत्म होता है इधर। तो मेरे को सीरियसली कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या ये कुछ टफ है, कुछ आपको लग रहा है कि हाँ हम कुछ अजीब पढ़ रहे हैं या कुछ अलग है। सब टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस हैं और इजीली आपके सारे मार्क्स ग्रैब हो जाएंगे। सिर्फ एक बार आपको पढ़ने की जरूरत है, एक बार वीडियो देख के समझने की देरी है, उसके बाद आप खुद ही आपका कंट्रोल जो है इस चैप्टर्स पे आ जाएगा, इस सब्जेक्ट पे आ जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा गाइज मुझे जरूर कमेंट सेक्शन पे बोलना। एंड मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगी इस वीडियो को, तुरंत मैं 2023 के भी पेपर जो है पेपर सॉल्विंग डाल दूंगी और सारे सब्जेक्ट के ऐसे ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और भी सारी चीजें जो आपको लगता है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना। तो टिल देन बाय बाय।